इसको दर्शा रही है कि अर्थव्यवस्था में उठापटक चल रही है और कुछ भी स्थिर नहीं है। तो ऐसे में हमारे सामने एक चैलेंजिंग की स्थिति आ गई है कि हमको इन सब विपरीत परिस्थितियों को लड़ते हुए भी अपने विकास को कैसे आगे बढ़ाना है और हमको आगे कैसे बढ़ना है। सतत विकास एक स्वभावतः प्रकृति है जो अपने आप होता है और हमारा उद्देश्य इस प्रकृति के अनुकूल चलते हुए अपने विकास को आगे बढ़ाना है, जो कि केवल एक क्षेत्र में नहीं है बल्कि हमको सभी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए उस स्वभाव को कायम रखते हुए देश का विकास करना है। इस संबंध में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसा कि नाम से या शब्द से ही स्पष्ट है, जो निरंतर चलता है। निरंतर यानी जो बिना रुके चलता है, इसको हम सतत विकास कहते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और इसमें पर्यावरण को भी नहीं छोड़ा गया है कि सतत विकास में अगर हम पर्यावरण को छोड़ देते हैं तो हमारा संपूर्ण विकास या सतत विकास संभव नहीं है। आर्थिक नियमों को हम पालन करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में हमको संतुलन बनाए रखना है। राजनीतिक क्षेत्र को हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको नीति का निर्माण किससे होता है? राजनीति से होता है। समाज से हमको ये लेना है कि हम वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए कौन सी नीति बनाएं और भविष्य का हम कैसे गढ़ें या भविष्य के लिए कौन सी नीति हमको बनानी है। तो ये हमारा सतत विकास है। इसमें अर्थशास्त्र में भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मतलब वस्तुओं के उपभोग से संबंधित है, तो ये भौतिक है हमारा। और जो दर्शन शास्त्र है वो मानवीय पहलू का अध्ययन करता है। सोशलॉजी है वो सामाजिक पहलू का अध्ययन करता है कि समाज की संरचना कैसी होगी। राजनीति विज्ञान है वो नीति का निर्धारण कैसे होगा, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से सभी शास्त्रों का या सभी पहलुओं का ध्यान में रखते हुए जब हम अध्ययन करेंगे और विकास के लिए कार्य योजना बनाएंगे तो वो हमारा सतत विकास होगा। कार्य योजना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसको सिस्टमेटिक या सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए हमें एक नीति का निर्माण करना पड़ता है। जैसे आप लोग एक परिषद का गठन किए, अर्थशास्त्र परिषद का। आपके विभागाध्यक्ष ने पहले शेड्यूल बनाया होगा कि कार्य समिति में कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन सचिव और कौन सहसचिव होगा। उसके बाद फिर उन्होंने डेट फाइनल की होगी कि कौन सी डेट में रखी जाए, फिर उसमें गेस्ट कौन होगा, कौन कौन आमंत्रित होंगे। ये सारी कार्य योजना के अंतर्गत आ गई, जो शेड्यूल मैडम ने तैयार किया। उसके बाद आप लोग उस पर चलते गए और आज का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो वैसे ही हम अर्थशास्त्रियों को भी या हम सभी देशवासियों को एक निश्चित कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ते जाना है। बिना रुके सतत प्रयास करना ही सतत विकास है। संक्षेप में इसमें अर्थशास्त्र में संसाधनों का दोहन क्या है? दोहन संसाधनों का कोई बता पाएगा? संसाधनों का दोहन क्या है? जो प्राकृतिक संसाधन है या मानवीय संसाधन है उनको हम किस अनुपात में उपयोग में लाए, उपभोग के लिए या वस्तु के उत्पादन के निर्माण के लिए हम किस अनुपात में संसाधनों का प्रयोग करें, ये क्या है? संसाधनों का दोहन। प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हमको कहाँ से कच्चा माल मिलेगा, कहाँ से हमको श्रम मिलेगा, कहाँ से हमको परिवहन की व्यवस्था होगी, कहाँ हमारा मार्केटिंग होगा। ये सब व्यवस्था करते हुए हमको फिर विकास की ओर अग्रसर होना है। इसका उद्देश्य वर्तमान, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया कि सतत विकास का उद्देश्य है वर्तमान के साथ साथ हमको भविष्य के लिए भी प्लानिंग करनी है। अगर आज हम जिस स्थिति में हैं, हम भविष्य का सोच के प्लान करेंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है या हमारे जो नौनिहाल पीढ़ी है उनको हम क्या देंगे। कल के दिन वो हमें ये ना कोसे कि हमारा भूत तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। जैसे कि पर्यावरण की बात करते हैं, वातावरण में इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि आज के समय में अगर हम पेड़ नहीं लगाते हैं तो जैसा कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली
सबसे प्रदूषित शहर की गिनती में आ गए हैं। तो सोचिए वहाँ के लोग कैसे सांस लेते हैं और वहाँ के लोग आज किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हम यानी वर्तमान पीढ़ी को हमको भविष्य के लिए क्या सोचना पड़ेगा कि हम उस पर्यावरण को कैसे बचाएं और इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना होगा। इसके साथ ही हम भविष्य के लिए कुछ संजो के रख सकते हैं। पर्यावरण के बाद फिर जीव संरक्षण भी आ जाएगा। जीव संरक्षण के अंतर्गत हम जो जलीय प्राणी हैं उनको भी हमको संरक्षित रखना है कि पानी में प्रदूषण ना हो, ताकि पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु बीमारी से न ग्रसित हो और उनका बीमारी के बाद उनको नष्ट ना हो जाए या स्वास्थ्यगत समस्या का सामना करना पड़े। इसके बाद हमको मृदा संरक्षण भी करना है, भूमि के उपजाऊपने को भी बचा के रखना है ताकि उत्पादन अच्छा हो, पैदावार अच्छा हो। और अगर हम मृदा संरक्षण नहीं करेंगे, भू संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, जमीन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंजर हो जाएगी और बंजर होगी तो उत्पादन नहीं होगा, कम होगा धीरे धीरे, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो हम जब अनाज का उत्पादन ही नहीं होगा देश में तो लोगों को कहाँ से उपभोग के लिए अनाज उपलब्ध हो पाएगा, क्या नहीं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, विदेशों से आयात करना पड़ेगा। और उसके लिए जैसा कि विकसित देश है, विकासशील देश का शोषण कर रहे हैं। शोषण किस प्रकार से, अमेरिका का आप लोग के सामने साक्षात उदाहरण है। अमेरिका चूंकि विकसित देश है और उसका उद्देश्य क्या है कि वो छोटे विकासशील देशों को, हालांकि हम भारत विकासशील है लेकिन कुछ सालों में 47 में जैसा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने निश्चित कर रखा है कि हमारा देश कैसा होगा, विकसित हो जाएगा। हम उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम जमीन के उपजाऊ को भी नहीं बचा पाएंगे तो धीरे धीरे कृषि की उत्पादकता कम होगी। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमको भूमि संरक्षण भी करना चाहिए। वन संरक्षण, जब जंगल ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर हमारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। इस प्रकार से इसके बाद हमारा स्वास्थ्य भी आता है। स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य के साथ साथ अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो क्या हमारी कार्यक्षमता अच्छी होगी। हम अगर बीमार हैं तो क्या होगा, घर में पड़े रहेंगे, हम काम पे नहीं जाएंगे या फिर छुट्टी लेके बैठे रहेंगे। तो इससे काम में रुकावट आएगी, साथ साथ हमारी जीवन शैली भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षा आता है। शिक्षा, अगर हम शिक्षित होंगे तो क्या होगा, हमारा देश विकास करेगा। शिक्षित होंगे तो हम नई टेक्नोलॉजी को फॉलो कर सकेंगे। शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा उतना ही हम विकास अच्छा कर सकेंगे। तो सतत विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके सभी पहलुओं पर विकास करते हुए हमें देश का विकास करना होगा। और सतत विकास के लिए हमको एक पहल मैं बुक की लैंग्वेज इसमें लिख जरूर दिया है। उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है, आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ लेंगे। जैसे पहली विशेषता क्या है, सतत विकास की प्रक्रिया में व्यक्तियों को प्रमुख स्थान दिए गए। इसमें केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के विकास का भी ध्यान रखा गया। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, सतत विकास के अंतर्गत एक पीढ़ी नहीं बल्कि एक ही पीढ़ी के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। तीसरी विशेषता है, सतत विकास सामान्य तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को केवल कुछ विशेषाधिकार ही प्राप्त नहीं है बल्कि कुछ उचित अवसर भी प्रदान किए गए। उचित अवसर किसे कहेंगे हम, अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज। बेटा को इंग्लिश हो गया, उसको एक्सप्लेन करिए। अपॉर्चुनिटी ठीक है, अपॉर्चुनिटी किसे कहेंगे, आपदा में अवसर। हाँ बेटा, आपदा में अवसर। थोड़ा आपदा में अवसर। आपदा में अवसर। अवसर। किस टाइप के आपदा, जैसे कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, हाँ। पोल्यूशन की बात करें, या फिर अगर हम बात करें कि पेड़ को अगर आप उस जगह से हटा दे रहे तो हमको अगर डेवलपमेंट चाहिए, अगर हमको डेवलप नेशन बनना है तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना
पर अगर पूरा का पूरा जंगल उजाड़ रहे हैं तो वो वापस बनाना कुछ सालों में इम्पॉसिबल टर्म है, तो ये नहीं होना चाहिए। शुरुआत हमको अभी से करनी चाहिए जी। कि जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या निकाला, एक पौधा माँ के नाम। मतलब प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा माँ के नाम निकाला, हाँ, बट अभी जो प्रधानमंत्री ने एक डील साइन की अडानी से, हाँ, पर एकड़ 1 रुपीज उनको कॉस्ट दिया गया। हाँ, वो उनको उसमें- अलॉट कर दिए। उसमें 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे एक साथ। हाँ, तो ये गलत है। हाँ, और ये उसका रिन्यूएबल विरोध रिसोर्स हमें में करना फिर चाहिए। नहीं आएगा, क्योंकि हाँ। नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। सही बात है। तो कुछ हम गवर्नमेंट जो कर रही सारी हम फॉलो करें जरूरी नहीं है। जो अच्छी चीज़ है उसको हमको लेना है। हाँ। अब वो गवर्नमेंट राजनीति से है ना, हमको राजनीति नहीं करनी है। तो जो अच्छी चीज़ है उसको हमको लेना है। जैसे इसमें उचित अवसर का अगर मैं कहूँगी, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ना, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए उचित अवसर क्या होगा कि आप जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में आप बैठने लायक है, उसका हक आपको मिलना चाहिए। जैसे आप पीजी कर लिए, नेट दे दिए, स्टेट क्वालिफाइड है, पीएचडी कर लिए, तो आपको कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, है ना। तो ये उचित अवसर। मैम पानी भी, जैसे कि हम लोग पेड़ वाला तो वो थोड़ा सा गलत एग्जांपल हो गया, पानी का स्तर कम होते जा रहा है, पर जैसे काफ़ी सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, अगर ये सब करेंगे तो ये अपना रिन्यूएबल में आएगा, तो ये है आपदा में अवसर वाला। हाँ, संरक्षण को बोल सकते हैं, जल संरक्षण। हाँ, ठीक है। तो ये हम बच्चों को या हम लोगों को ही सोचना है और हमको ही प्रयास करना है, और छोटे छोटे प्रयास से ही सफलता मिलती है, और छोटी छोटी कोशिश से ही कामयाब होती है। तो हम इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो हम इकोनॉमिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी हमको चुप नहीं बैठना है, और देश का, समाज का, जिले का, राष्ट्र का, सबके विकास की बात सोचना है। इसके लिए हमको एकजुट होना है और सारे प्रयास करना है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1980 में किया गया विश्व संरक्षण रणनीति के अंतर्गत। इसमें क्या किया गया कि संसाधनों का दोहन शब्द आपको समझते हैं? इंग्लिश वाले तो नहीं, सब हिंदी वाले। दोहन यानी संसाधन जो भी हम लोग को मिल रहा है हाँ। उसका मिसयूज करना। नहीं बेटा, दोहन मतलब उपयोग करना। जितनी आवश्यकता है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, जिस संसाधन की जितनी आवश्यकता है उसी अनुपात में उपयोग करना। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगी, एक मशीन को बनाना है। एक मशीन के निर्माण में मान लीजिए 10 श्रमिकों की आवश्यकता है, 10 लेबर की आवश्यकता है। तो 10 के 10 में जो योग्यता है, जो वाकई स्किल्ड हैं, उनका सही इस्तेमाल करना। यानी जैसे आप में कुछ और योग्यता है, आप में कुछ और है, आप कुछ किसी और में स्किल्ड है, तो एक जो मैनेजर होगा या जो उद्योगपति होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा? आप जिस फील्ड में स्किल्ड हैं, आप जिसमें स्किल्ड है, आप जिसमें स्किल्ड है, सभी की योग्यता के अनुसार काम लेना। तो क्या होगा? वो मशीन ज़्यादा अच्छी बनेगी, है ना। जैसे हमारे यहाँ कॉलेज का ही हम एग्जाम्पल ले कि मैम इकोनॉमिक्स में है, मैम इकोनॉमिक्स के बदले अगर मैम को हम सोशलॉजी पढ़ाने भेज दें या मैं सोशलॉजी पढ़ाने दे दूँ, चली जाऊँ, तो हम लोग उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम किसमें स्किल्ड हैं? इकोनॉमिक्स में। तो हमको इकोनॉमिक्स के सारे रूल्स पता है या सारे फंडा क्लियर है या हम उसमें एक्सपर्ट है। इसलिए लेबर को भी दोहन मतलब कि आप किसी भी चीज़ का कितना उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य या एक राष्ट्र के निर्माता या उद्योगपति का उद्देश्य क्या होगा कि सारे साधनों को हम उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उपयोग करें, तो उत्पादन ज़्यादा अच्छे से होगा, है ना। अगर दूसरे व्यक्ति से या दूसरे साधन से हम काम कराएंगे तो वो उतनी कुशलता से नहीं होगा। साथ साथ इसका नुकसान क्या होगा? हानि होगी, लागत अधिक आएगा। लागत अधिक आएगा तो क्या होगा? हानि होगी कि नहीं होगी? उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, और प्राइस ज़्यादा होगी तो डेवलपमेंट के लिए क्या बात कर सकते हैं। तो ये है दोहन। क्लियर हुआ दोहन का? निवेश की दिशा की भी बात करते हैं। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, किसमें हमको पैसा लगाना है जिसका सही हमको लाभ मिल सके, है ना। आजकल प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां आती हैं, लोगों को लालच देती है कि 1 महीने में डबल हो जाएगा या आपको इतना जमा करिए तो इतने लाभ मिल जाएंगे। तो लोग क्या करते
साथ साथ हमें भी लाभ होगा। तो ये क्या हो गया, निवेश की दिशा। तकनीकी विकास मतलब टेक्निकल, इस पे भी हमको ध्यान देना होगा कि हमको कौन सी तकनीक फॉलो करना है, जो हमारे लिए सुटेबल हो उस तकनीक को हमको चूज करना चाहिए। जैसे आज मैंने लेक्चर के लिए पीपीटी को टेक्निक यूज किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं लेक्चर दूंगी तो शायद आप लोग बोर हो जाएंगे, कुछ सुनने के साथ साथ अगर कुछ इसमें पढ़ेंगे भी तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहेगा। ये मेरी सोच है ना। तो हम किस टेक्निक को चूज करते हैं उत्पादन के लिए या देश के विकास के लिए, ये भी मायने रखता है। संस्थागत परिवर्तन किसे कहेंगे? संस्थागत परिवर्तन जैसे मतलब पूरा ग्रुप बना के जो करते हैं मैम उसको बोलते हैं। हाँ, जैसे हम कॉलेज को एक संस्था मानते हैं तो इसमें बहुत सारे चेंजेस समय समय पे होते रहते हैं। जैसे बीच बीच में आप लोग के अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, कई बार किसी के ट्रांसफ़र हो गया, फिर नए प्रोफेसर आए, तो हमारा विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई मशीन बेकार पड़ी है तो उसको रिपेयरिंग में डाल के दूसरी नई मशीन ले आए, कोई लेबर अगर सीख में है तो उसके बदले दूसरा स्किल लेबर ले आए जल्दी, ताकि हमारा उत्पादन रुके ना और हमारा विकास प्रभावित ना हो। सतत विकास मतलब बिना रुके विकास, और बिना रुके विकास तभी संभव होगा जब हम हर पहलू को साथ लेते हुए विकास करेंगे और हर पहलू हमारा एक साथ काम करेगा। सबका साथ सबका विकास, ये नारा आप लोग सुनते होंगे। तो सबका साथ सबका विकास मतलब हमको केवल एक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना है, हमको सभी क्षेत्र को लेते हुए विकास करना है और बिना रुके विकास करना है। यही सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसमें जो परिभाषाएं हैं, इसके लिए अब मैं आखिरी में आना चाहूँगी कि हमको क्या क्या प्रयास करना है। हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हमको भी कुछ प्रयास करने का दायित्व है। हम भी देश के नागरिक हैं और हर नागरिक का कर्तव्य होता है। केवल अधिकार की बात हम ना करें, अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्य भी याद रहने चाहिए। हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं, तो उसका हमको सब्स्टिट्यूट ढूंढ के रखना चाहिए। जैसे फैन है, लाइट है, ये किससे चल रहा है? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। अब ये क्या होगा, ज़्यादा दोहन हो रहा है, दोहन मतलब उपयोग हो रहा है, हर फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो रहा है, तो हमको इसका ऑप्शन चुन के रखना चाहिए सब्स्टिट्यूट। इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? सोलर एनर्जी। वेरी गुड। अभी आप लोग हर जगह सुन रहे होंगे सोलर पैनल लगाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। इसमें 70% डिस्काउंट दे रही है ताकि लोग अपने घरों में, खेत में और फार्म में तो लगाएं ही, साथ साथ घरों में भी सोलर एनर्जी का उपयोग करें। सोलर एनर्जी लगाने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त है, सूर्य से सीधे एनर्जी ले रहे हैं हम, जो कभी नष्ट नहीं होगी। मैम विंड मिल भी, हाँ, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, हाँ ये भी है। नेचर से हम जितना ले सकते हैं, सोलर एनर्जी जो सालों साल कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन है। इस पर विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है 70%, उसके लिए हम हर घर में लगाने हेतु सजेशन दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और पवन चक्की जो उन्होंने कहा, इसके साथ साथ और क्या प्रयास करना चाहिए? हाँ, endangered species हाँ, इसको एक्सप्लेन करिए।